जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा तांडव मचाएंगे जो आपकी आने वाली चारों शिफ्ट पर बहुत खतरनाक तरीके से भारी पड़ेगा। तो एक ऐसा पेपर मैंने साथियों तैयार किया है जिसमें आप हिंदी देखेंगे और सामान्य ज्ञान देखेंगे। मेरा मानना है कि अगर इन सभी सवालों को आप देख लेते हैं, तकरीबन साथियों मैंने जो प्रश्न निकाले हैं ना, वो तकरीबन 90 सवाल साथियों मुझे मिले हैं। और ये 90 सवाल अगर आप देखकर एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से आपका पेपर निकलेगा, बहुत आराम से फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसी वर्दी के जुनून के साथ लग जाइए और इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, अधूरा मत छोड़कर जाइएगा। अगर आप अधूरा छोड़कर जाते हैं तो मेरा मानना है कि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है कि सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो क्या सुगम है? नहीं। सुमन है? सही साथियों, संगम है। यानी कि अगर बात करते हैं संगम की या अगर बात करते हैं साथियों संयम की, तो संयम शब्द में भी सम उपसर्ग है। उसके अलावा संयोग शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संयोग की अगर बात करें, संयोग में भी साथियों सम उपसर्ग है। और अगर बात करते हैं संकीर्ण की, तो संकीर्ण शब्द में भी क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। तो मैं कहूंगा सम उपसर्ग यहां पर कहां पर है? संगम में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले प्रयुक्त शब्द रूप को साथियों क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। आपसे कहा जा रहा है संज्ञा पदों के बदले, बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। कम से कम कुछ नहीं 1000 बार पढ़ चुके हैं आपको ये संज्ञा, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। बताइए कितना आसान है। संज्ञा पदों के बदले जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा गाय का रंग सफेद होता है, उसके बाद फिर अगली लाइन में कभी गाय आप नहीं देखोगे, ठीक है ना। आप उसके देखोगे उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, उसकी एक पूंछ होती है। तो ये संज्ञा हो गई। इस संज्ञा के बदले उसके आया, उसकी आया, तो यही तो सर्वनाम होती है साथियों। यही तो आपका राइट आंसर, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। देखिए स्त्रीलिंग नहीं, देखिए भौजाई स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। नंदोई कैसा? नंदोई आपका स्त्रीलिंग थोड़ी ना, ये तो साथियों पुरुष है। उसके बाद देखिए भरपाई कैसी है, लड़ाई कैसी, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन नंदोई आपका पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए पर्यायवाची की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें, कमल को तामरस कहा जाता है, कपड़े को अंबर भी कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं, लेकिन कुबेर को मघवा नहीं कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, चिदंबरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद देखिए साथियों इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर कौनते की बात करें तो कौनते शब्द गलत है, सही शब्द क्या है? कौनते है। ये सवाल आपसे साथियों पूछे जाएंगे। कौनते आपको कैसे बताना? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये भी गलत है, ऐश्वर्य लिखा हुआ। कैसे लिखा जाता है साथियों? तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। औदार्य गलत शब्द होता है साथियों, सही शब्द आपका क्या होता है? औदार्य होता है, औदार्य होता है। लेकिन गुरुता की अगर बात करते, गुरुता बिल्कुल सही और बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि अनल का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए अनल की अगर बात करते हैं ना, तो अनल को हम लोग क्या कह सकते हैं? पावक कह सकते हैं। अनल का मतलब होता है असल में आग, और आग को अग्नि भी कहते हैं, आग को दहन भी कहते हैं, ज्वलन भी कहते हैं, हुताशन कृषाणु भी कहते हैं। तो ये सब आग के ही तो पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? एक तरीके से अनिल का मतलब हवा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि शुद्ध वाक्य का साथियों इसमें से बताइए मुझे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। फटाफट साथियों कमेंट करके आप लोग यहां पर बता देंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होते हैं। ये गलत नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत लग रहा है। होना ये चाहिए था कि ग्रीष्मकाल में दिन छोटे होते, गलत हो जाएगा। वह सोमवार के दिन आएगा, वह सोमवार के दिन आएगा, ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो खुद एक दिन है। वह सोमवार को आएगा, ये होना चाहिए, गलत है। यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, क्या लिखा हुआ है? यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है,
गलत है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये होना चाहिए, गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये शुद्ध है, तो यही आपका राइट आंसर, जिनका आंसर ए है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो अगर बात करते हैं, देखिए महादेवी वर्मा की रचना, ये तो यामा जो है ना, ये किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। उर्वशी की अगर बात करते हैं साथियों, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करते हैं साथियों, तो इनकी रचना ये चिदंबरा है। और कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी है साथियों, ये आगे जी की है। ये किसकी है साथियों, ये आगे जी की है। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और बताइए मुझे राइट आंसर के यहां पर आपका क्या होगा, बताइए। देखिए यहां पर लिखा गया है आखिर के चोर को क्षमा दान कर दिया गया। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चोर को क्षमा दान प्रदान किया गया, ये तो गलत वाक्य लग रहा है, ठीक है ना, एक सेकेंड। उसके बाद अगर बात करें चोर को क्षमा कर दिया गया, ये सही लग रहा है। चोर को क्षमा दान दे दिया गया, ये भी गलत है। और चोर को क्षमा दान किया गया, ये भी गलत है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कोई दूसरा नहीं, ये किसकी विधा की रचना है साथियों, मुझे बताइए। यानी कि ये एक काव्य है, ये क्या है साथियों, ये एक काव्य है। उसके बाद देखिए अश्रु का साथियों विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। तो अश्रु शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हास होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही नहीं है, तो संधि विच्छेद का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। साथियों अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से, अपने एग्जाम से पहले, जस्ट पहले देख रहे हैं, कुछ घंटे पहले देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा 1-2 पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। एक तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, जैसा पेपर आ रहा है, ठीक है ना, जैसा पेपर आ रहा है उसी टाइप के ये प्रैक्टिस सेट हैं। उसके अलावा 2018 से लेकर 2024 तक के सभी एक तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों, और ये दोनों चीजें हल सहित आपको दी जा रही हैं, यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको दी जा रही हैं। इन प्रैक्टिस सेट की अगर इन सभी पीडीएफ की बात करते हैं तो सिर्फ 45 रुपए में ये दोनों पीडीएफ आपको दी जा रही हैं। कैसे इन पीडीएफ को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, और उस क्यूआर कोड में आप 45 का पेमेंट करके तुरंत ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो तुरंत आपको ये पीडीएफ साथियों भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से इसे दोनों पीडीएफ को देखकर चले जाएंगे। मेरा मानना है कि 65 से 70% पेपर आपका इन्हीं 2 पीडीएफ से फंस जाएगा। देखिए एक संधि विच्छेद नहीं है, यानी कि सही संधि विच्छेद नहीं है, आपको बताना है साथियों। बताइए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ये आपकी उत्धन श्वास जो है ना, ये किसकी संधि विच्छेद होती है एक तरीके से अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये आपकी उच्छ्वास की संधि विच्छेद होती है, ठीक ना। उच्छ्वास का संधि विच्छेद ये है, बिल्कुल सही है। समधन योग यानी कि ये किसका संधि विच्छेद है, तो ये साथियों संयोग का संधि विच्छेद है, ये संयोग का संधि विच्छेद है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर लिखा हुआ है स्वधन छंद, तो स्वधन छंद एक तरीके से कहीं ना कहीं ये साथियों गलत है, क्योंकि ये असल में अच्छा किसका संधि विच्छेद है, तो अगर बात करते हैं तो ये साथियों इसका स्वच्छंद का संधि विच्छेद है। और स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है, स्वधन छंद होता है, लेकिन यहां पर विसर्ग लगाओ इसलिए गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सन्मार्ग का संधि विच्छेद है, क्या सन्मार्ग का संधि विच्छेद है। खैर अगला सवाल देखिए कि इनमें से बहुवाचक संज्ञा मुझे बताइए कौन सा। देखिए जवानी, बचपन, बुढ़ापा, लड़ाई, ठीक है ना, भिड़ाई, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से बचपन, जवानी बहुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए बदऊ, गुरु, पद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा, आमिये, मुरिचय, चूरन, चारु, समन, सकल, भव, रुज, परिवारु। तो इसमें छंद आपसे पूछा जा रहा है, मैं कह सकता हूं यहां पर कौन सा छंद है, देखिए और मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अगर मात्राएं काउंट करें ना तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 16 मात्राएं हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर साथियों चौपाई हो जाएगा। चौपाई हो जाएगा तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुराग का साथियों विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम क्या होगा साथियों? विराग होगा। उसके बाद देखिए कि वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। इसका मिश्र वाक्य में अगर आप बदलेंगे इसको ना, तो आप कैसे बदलेंगे मुझे बताइए। वह रुकना चाहता था, रुकना तो नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। वह रुपया चाहता था उसे मिल गया, वह रुपया चाहता था उसे पैसा मिल गया, वह जो रुपया चाहता था वो उसे मिल गया। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वह रुपया चाहता था और वह उसे मिल गया, ये संयुक्त वाक्य। इसको आपको मिश्र वाक्य में जब बदलेंगे तो वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया, ये होगा साथियों आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अपने क्षेत्र में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये तो साथियों शिकायती पत्र कहलाया जाएगा। क्या शिकायती पत्र कहलाया जाएगा? उसके बाद देखिए, हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका, क्या हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको करपात्री कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको करपात्री कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है। यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि 30 मार्खा बनना, इसका मतलब क्या होता है? आप अक्सर बोलते रहते होंगे साथियों 30 मार्खा बनना। स्थान का ठसाठस भरा होना, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं साथियों। अपने को बहुत शूरवीर समझने को कहा जाता है कि भाई तुम तो 30 मार्खा बन रहे हो। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से कारण करण कारक है, मुझे बताइए। देखिए, चंचल सविता से लंबी है, चंचल सविता से लंबी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक तरीके से आपादान कारक है, क्योंकि जहां पर तुलना कराई जाए ना और से आ जाए वहां पर आपका आपादान कारक होता है। बच्चे जानवरों से डरते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आपका आपादान कारक है। मैं इस कलम से किताब लिखूंगा, तो कलम किताब के पास जाएगा, से आ गया है। मिलन है, अलगाव नहीं है, और मिलन होता है और से होता है, तो वहां पर आपका करण कारक होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि प्रेरणार्थक क्रिया साथियों इसमें से कौन सी है, मुझे बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो उठना नहीं, चमकना नहीं, गिराना। गिराना आपका क्या? देखिए, गिरी कोई और चीज है तो काम कोई और चीज कर रही है, गिराना में क्या हो जाएगी? ये एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं, क्रिया होती है, कर्म होते हैं, तो वो उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों विधेय कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार का भेद इनमें से कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए, ये आपका शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है, लेकिन ये आपका अर्थ अलंकार है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े महात्माओं ने समय, ठीक है ना, समय समय पर यह उपदेश दिया। इसमें आपको विराम चिन्ह बताना है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, अब समय समय दो बार आए हैं ना, रिपीटेशन हुए, तो यहां तो आपका एक योजक चिन्ह आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? एक अल्प विराम आ जाएगा। तो अल्प विराम और योजक चिन्ह कहां पर है साथियों? मैं कहूंगा इसको डैश भी हम लोग कह सकते हैं, योजक चिन्ह को डैश भी कह सकते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म आपको साथियों बताना है। देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या होगा। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें, विस्तर को विस्तृत कह सकते हैं, बिस्तर को बिछावन कह सकते हैं, बिल्कुल। निकृष्ट को सारांश कह सकते हैं और निकृष्ट को निम्न स्तरीय कह सकते हैं, बिल्कुल। अम्बुज की अगर बात करें ना साथियों, अम्बुज का मतलब होता है कमल, सागर नहीं होता है साथियों, कमल होता है। और अम्बुधि का मतलब क्या होता है? सागर होता है, एक तरीके से क्या होता है? अम्बुधि का मतलब एक तरीके से सागर होता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोभाव में साथियों कौन सी संधि है? अगर मनोभाव का संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें संधि की बात करते हैं तो साथियों विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए कि मंडे तन कागज का पुतला। देखिए मैंने आपको बताया था ये पंक्ति अगर आ जाए ना तो कागज का पुतला का मतलब होता है भाई कागज का पुतला है, शांत ही रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा रस है आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर शांत रस है। ये ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो उत्तर को साथियों चांदी थोड़ी ना कहते, ना खरल कहते, ना सोना कहते, उसको हल कहते यानी कि सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर द्विगु समास जिस शब्द में होगा उस शब्द का पहला पद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से संख्या आएगी। अब यहाँ पर रामकृष्ण में संख्या नहीं है, नवरत्न यानी कि नवरत्न हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर संख्या आ गई और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करे उसको क्या कहा जाता है। तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसको तो साथियों शिक्षक कहा जाता है, उसको टीचर कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उससे बैठा नहीं जाता पूछ रहे हैं कि वाच्य कौन सा है। अगर किसी वाक्य में साथियों से आ जाए और उसी वाक्य में नहीं आ जाए तो वहां पर हमेशा कैसा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह साथियों क्या है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कर्ण कारक की अगर बात करें साथियों से इसका विभक्ति है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध विराम चिन्ह है मुझे बताइए। देखिए ये संबंध विराम चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं है साथियों, कहीं ना कहीं ये है और ये है साथियों। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आप भला तो जग भला, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों। अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, इस लोकोक्ति का ये मतलब हो जाएगा और मतलब हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए वृक्ष शब्द का बहुवचन साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो वृक्ष शब्द का साथियों जो बहुवचन होगा ना वो वृक्ष ही होगा। क्या होगा, वृक्ष ही होगा। ये सवाल आपसे साथियों कुल मिला के पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए कि मिट्टी की बारात, क्या मिट्टी के बारात ये किसकी रचना है मुझे बताइए। तो ये किसकी रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। इनका नाम और ये रचना का नाम आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जो किनारे से सटे हुए हों, क्या जो किनारे से सटे हुए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको तटवर्ती कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों, तटवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा यानी कि गलत कौन सा है मुझे बताइए। देखिए सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, बिल्कुल सही। ह्रास का विलोम वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल सही। हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन हार और पराजय कहीं ना कहीं एक ही है, पर्यायवाची हैं ये। तो मैं कहूंगा ये विलोमार्थी जो है ना वो असंगत है और असंगत है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए राम कृपा भव निशान सिरानी, इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है मुझे बताइए। तो इन पंक्तियों की अगर बात करते हैं साथियों रूपक अलंकार यहां पर हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यमुना के लिए पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि यमुना की अगर बात करें आप सभी लोग जानते हैं यमुना को कालिंदी कहा जाता है, यमुना को भानुजा कहा जाता है, यमुना को सूरसुता कहा जाता है, लेकिन दुहासन यमुना को नहीं कहा जाता है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है साथियों, प्रेस विज्ञप्ति है। यानी कि प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में, देखिए जो आंसर सही हो ना उसको आप थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना, ठीक है ना। निर्णय बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है तो नहीं। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मंत्रियों तक पहुंचाया जाता नहीं। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो ये सर्वसामान्य वाला जो है साथियों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों ये जो आपका शब्द है बहुमूल, बहुमूल की अगर बात करते हैं साथियों बहुत है जिसका मूल, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए आप ही, वह आप ही चला गया इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण। यानी कि यहाँ पर जो आप शब्द है, इस आप शब्द की अगर बात करें तो ये कैसा सर्वनाम है, मैं कहूंगा ये तो साथियों निजवाचक सर्वनाम है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उल्लेखन शब्द का संधि विच्छेद अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप किसका साथियों चयन करेंगे। देखिए
यहाँ पर अगर बात करें उत धन लंघन एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की कि महेंद्र का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तो महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा महेंद्र का संधि विच्छेद साथियों, महाधन इंद्र हो जाएगा। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो यहां पर जो भर शब्द है ये क्या है, ये साथियों एक तरीके से अव्यय ही तो है, अव्यय है, तो इसलिए यही क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम का इस्तेमाल कहां पर किया गया, पूर्ण विराम कैसे बनाया जाता है, ऐसे पूर्ण विराम बनाया जाता है, यहां पर किया गया नहीं, यहां पर किया गया नहीं, यहां पर किया गया नहीं, यहां पर किया गया है पूर्ण विराम का प्रयोग। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है मुझे बताइए। चलिए देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, बिल्कुल सही। श्रृंगार रस का रति होता है, अद्भुत का साथियों विस्मय होता है, लेकिन वीर रस का तो उत्साह होता है। क्या होता है साथियों, उत्साह होता है, क्रोध नहीं होता है। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि विरहिणी कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। बेमेल चीज का सम्मिश्रण अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। देखिए बेमेल चीजों को मिल जाना एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपको बता देना है, आधा तीतर आधा बटेर। घबराहट शब्द में साथियों प्रत्यय क्या होता है, तो आहट होता है। राइट आंसर जिनका भी बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य अरे मुख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा, इस वाक्य का कारक की अगर बात करें मैं कह सकता हूं साथियों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, संबोधन हो जाएगा और संबोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है इनके अर्थ, आपको बताना है कि सुधी का मतलब क्या होता है और सुधी का मतलब क्या होता है। तो सुधी का मतलब होता है एक तरीके से क्या, समझदार। अब समझदार यहां पर है और यहां पर है। उसके अलावा अगर बात करें कि सुधी का मतलब क्या होता है, पश्चाताप होता है, नहीं साथियों स्मरण होता है। तो मैं कह सकता हूं इस सवाल का आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दूधो नहाओ पूतो फलो, इस वाक्य का एक तरीके से ये कैसा वाक्य, देखिए यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है कि तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी कि ये इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा कपट का पर्यायवाची होगा मुझे बताइए। तो कपट का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, दंभ होगा, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कौन से विकल्प में विधि के अनेकार्थी शब्द बनाए गए, यानी कि विधि को एक तरीके से कानून भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का साथियों आपको चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा को 5 बहनें थोड़ी ना होता है, सीमा की 5 बहनें हैं ये होना चाहिए था। सीमा बहनें 5 ये भी गलत है, ये भी गलत है। सीमा की 5 बहनें ये आपका वाक्य जो होगा वो साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपको बताना है साइबर अपराध जो हो रहा है साथियों इसकी 2 विशेषताएं आपको बताना है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के रूप में मॉडस ऑपरेंडी और पर्यावरण की अमूर्तता, पर्यावरण यहां पर क्यों होगा, गलत हो जाएगा। अपराधी का कंप्यूटर कौशल, यानी कि अपराधी को कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज है, कंप्यूटर कौशल उसके पास बिल्कुल ये होता है, तभी साइबर अपराध हो पाता है। और अगर बात करें पीड़ित की, यानी कि जिसके साथ साइबर अपराध हुआ है वो पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता, उसको कम नॉलेज है, उसको ज्ञान कम है। तो मैं, और उसके अलावा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि ये सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों ये बताना है जो मैंने आपको बताया है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि चंदेलों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण शहर कौन से। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे खजुराहो, महोबा और कलंजर, ये चंदेलों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण शहर हैं। उसके बाद अगर बात करें कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है। तो ये तो सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। 7वीं अनुसूची आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि 7वीं अनुसूची ही संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन करती है, इससे संबंधित है। उसके बाद देखिए ब्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर ब्रेड बनाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है साथियों? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? साइक्रोमाइसेस आपको बताना है। क्या? साइक्रोमाइसेस आपको बताना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया था? ये तो 2006 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार जिनका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है? तो अगर बात करें हाई कोर्ट का साथियों यहां पर जिक्र आया जाएगा, यानी कि कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है? तो हाई कोर्ट यह काम कर सकता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो कुल मिला के देखिए जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे एक तरीके से मलाई मैं कह सकता हूं उसको, यानी कि पूरे जीके की मलाई आप लोग देखेंगे, जो मलाई आपसे एग्जाम में आपके साथियों पूछी जाएगी। तो आपका साथियों पेपर अगर बात करें 30 तारीख वाला और 31 अगस्त वाला साथियों, ये दो पेपर अब आपके जो है ना, ठीक है ना, इन दोनों पेपर को अगर बात करें 4 शिफ्ट होंगी। इन चारों शिफ्टों को साथियों क्रैक करने के लिए एक तरीके से अगर बात करते हैं, ये आपकी क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको साथियों एंड तक आप लोग देखिएगा। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय तो साथियों फ्रांस में स्थित है। कहां पर है साथियों? फ्रांस में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है साथियों? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है? क्या ये एक ऐसा वायरस है साथियों जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है? तो उस रोग की अगर बात करते हैं साथियों, जापानी मस्तिष्क कोप उसको कहा जाता है, जो एक तरीके से फ्लेवी वायरस के द्वारा फैलता है। इसका नाम जापानी मस्तिष्क कोप है और ये मस्तिष्क में साथियों सूजन पैदा कर देता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, मानवतावादी जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, के ये मौलिक अधिकार है। धार्मिक और धर्म अर्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, देखिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव ये एक मौलिक अधिकार एक तरीके से बात करें ना, ठीक है ना, है, ठीक है। भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना ये भी साथियों मौलिक अधिकार है। भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना ये भी स्वतंत्रता है पूरी तरीके की। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी साथियों, जिज्ञासा, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं कह सकता हूँ साथियों कि सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका उत्तर साथियों यहां पर बिहार है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? मुझे बताइए। तो ये तो साथियों समताप मंडल में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये समताप मंडल में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है? तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि साइप्रस की मुद्रा बता दीजिए और राजधानी बता दीजिए। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है और मुद्रा की अगर बात करें तो यूरो होती है। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर विकास भूमि समिति अस्तित्व में आई थी? मुझे बताइए। तो किस वर्ष की बात चल रही है? मैं कहूंगा 1985 की बात चल रही है, क्योंकि 1985 के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति, इसकी एक तरीके से इसका गठन किया गया था, यह अस्तित्व में आई थी। उसके बाद देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? यानी कि अगर बात करें साथियों यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे ना, तो इन नवरत्नों की अगर बात करते हैं इसमें से वेताल भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था? वेताल भट्ट के द्वारा ही मंत्र शास्त्र लिखा गया था। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्या कि मंत्र शास्त्र जो है ना साथियों वो किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे वेताल भट्ट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये तो मेरठ में स्थित है। ये कहां पर स्थित है साथियों? ये मेरठ में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस
ठीक है ना, किसकी जयंती पर मनाया जाता है मुझे बताइए। तो भारत में जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये सही नहीं लग रहा है। लीग का गठन 1906 में हुआ था, बिल्कुल मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था, ये भी सही है। मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, नहीं किया था लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं। देखिए, राजभाषा की अगर बात करते हैं ना साथियों तो राजभाषा का जिक्र भाग 17 में किया गया, ये 17 लिखा हुआ बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र कहां पर किया गया है साथियों, भाग 8 में किया गया, बिल्कुल सही है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन कहां पर किया गया, भाग 10 में किया गया है। लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं साथियों न्यायाधिकरण का, क्या न्यायाधिकरण की अगर बात करते हैं साथियों इसका कहां पर किया गया है साथियों, तो मैं कहूंगा भाग 11 में इसका नहीं किया गया। कहां पर किया गया है साथियों, मैं कह सकता हूं 14 में किया गया है। तो ये आपका गलत होगा, गलत होगा तो यही तो आपसे पूछा गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है मुझे बताइए। सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और इस बार भी ये पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास रामानुजन की साथियों ये जीवनी है, जिस जीवनी का नाम है क्या, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो साथियों क्या कर दिया गया था, अभिनव भारत समिति कर दिया गया था। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहां बनाया जा रहा है, तो ये तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है। कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं, तो अगर यह सवाल पूछ लिया जाए तो दिल्ली मुंबई चेन्नई, क्या दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, आपको साथियों बता देना है। क्लास आप लोग कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके अलावा जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से आप साथियों ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे आप व्हाट्सएप में आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें 45 का पेमेंट करके वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। मेरा मानना है साथियों जैसे अभी तक शिफ्टें आई हैं तो उसमें से लगभग साथियों 60 से 65% पेपर आ रहा है। तो उन पीडीएफ को अगर आप साथियों तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि 65% तो आपका बहुत आराम से उन दोनों पीडीएफ में से हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों सिर्फ 45 रुपए में आपको पीडीएफ दी जा रही है। उसके अलावा आप एक और काम करिएगा कि जो भी पिछले 10 दिन में टारगेट सिलेक्शन पर क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, उनको साथियों एक बार अपने एग्जाम से पहले साथियों अवश्य देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।